वी आर स्टार्टिंग अप विद द आरटीपी ऑफ बिजनेस लॉज। रेगुलेटरी में से पहला क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर बताओ, पावर्स बताओ, फंक्शंस बताओ, सुप्रीम, हाई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के। तो रेगुलेटरी का आपको पता है कि जो रेगुलेटरी चैप्टर है उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा बनता है, या तो हाउ बिल गेट्स कन्वर्टेड टू एक्ट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ लॉज, सिविल, क्रिमिनल, कॉमन लॉ, नेचुरल जस्टिस। यहाँ बनता है एक्सप्लेन द हायरार्की। अगर मिनिस्ट्री का कभी भी क्वेश्चन आएगा वो फुल फ्लेज नहीं आएगा, कोई भी एक आधी मिनिस्ट्री को वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको बोलेंगे। तो मोटे मोटे जो क्वेश्चन बनते हैं वो तीन ही है, बिल टू एक्ट, टाइप्स ऑफ लॉज और हायरार्की ऑफ कोर्ट, जो रेगुलेटरी में से आने हैं। ठीक है, इसका आंसर रीड करते हैं स्टिल एक बारी रिकॉल करने के लिए। ये दिया हुआ है उन्होंने इसका आंसर, सजेस्टेड आंसर आरटीपी के नीचे ही दिए होते हैं। जैसे हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सिटीजन्स को कोई भी कंप्लेंट हो तो आप गवर्नमेंट के पास जाते हो। गवर्नमेंट में से सुप्रीम कोर्ट टॉप पे है, उसके बाद आता है, उसको फॉलो करता है हाई कोर्ट, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वो फाइनल होते हैं, और वो सारे 141 आर्टिकल के अंदर हाई कोर्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल। ठीक है, फिर उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट एपेक्स बॉडी है, मेन बंदे को इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला जाता है, और ये हाईएस्ट अथॉरिटी होती है अंडर आर्टिकल 126। तो सुप्रीम कोर्ट में होते वैसे 7 पैनल ऑफ पर्सन्स हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन और मैटर्स को कंसिडर करते हुए आज कितने इंक्रीज होके हो चुके हैं, 34। अगर किसी इंसान को बाकी कोर्ट्स तंग कर रहे हैं या कोई और तंग कर रहा है और वो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता है, तो आर्टिकल 32 उसको पावर देता है कि रिटन एप्लीकेशन, जिसको कि क्या बोला जाता है, रिट पिटीशन, लिख के आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। आगे आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ईच स्टेट का कोर्ट है, यूनियन टेरिटरी का कोर्ट है। अकॉर्डिंग टू 214 हर कोर्ट, ईच स्टेट का कोर्ट अपने स्टेट के प्रति डिसीजंस ले सकता है, बट एक स्टेट के डिसीजन दूसरे स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। इसीलिए लिखा गया आर्टिकल 227 ने इनकी पावर को लिमिट किया हुआ है अपनी स्टेट तक। अगर कोई ह्यूमन हाई कोर्ट में जाना चाहता है तो रिटन एप्लीकेशन देके वाया आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ जाते हैं, जिसमें अगर तो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स है तो आप किसके पास जाओगे, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज के पास, और अगर आपके क्रिमिनल मैटर्स है तो आप किसके पास जाओगे, कोर्ट ऑफ सेशंस के पास। ठीक है, कहते हैं जो तो केसेस होते हैं 2 करोड़ के विद इन, उनको सिविल जज हैंडल कर सकता है। जो 2 करोड़ या उसके अबव होते हैं उसको सिविल जज हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, आगे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स जो है वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में स्टैब्लिश की गई है, प्रोवाइडेड वहां पे पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, 10 लाख और मोर। और जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स के जजेस होते हैं दे आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो जो तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है उसके पास, जैसे चीफ जुडिशियल के पास पावर्स है सुप्रीम कोर्ट वाले बंदे के पास, उसके पास भी वैसी होती है, और जो मेट्रोपॉलिटन का मैजिस्ट्रेट होता है उसके पास वो पावर्स होती हैं जो कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है, यानी कि एज इफ वो हाई कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का बहुत टॉप का वकील हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है एल्बर्ट ने 2 लोन्स लिए और उन 2 लोन्स में से एल्बर्ट ने 2 लोन्स लिए हैं, एक 3 लाख का, एक 4 लाख का बैंक से। आगे चलते हुए, आउट ऑफ दीज लोन 3 लाख वॉज गारंटेड बाय रॉबर्ट, मतलब रॉबर्ट कौन हो गया, श्योरिटी। 3 लाख एल्बर्ट ने 2 लोन लिए हैं, 3 लाख 4 लाख का, मान लेते हैं अभी श्योरिटी है। एल्बर्ट ने सेंड किया 2 लाख टू बैंक बट डिड नॉट इंटीमेट एज टू हाउ इट इज टू बी अप्रोप्रिएटेड टुवर्ड्स द
लोन। अच्छा, उसका केस ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का केस स्टडी है, वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का। एक से ज्यादा लोन्स है तो मैं श्योरिटी हटा रही हूँ, ठीक है। तो वो कह रहे हैं 3 लाख 4 लाख, टोटल लोन कितना था 7 लाख रुपए का, और उसने भेजा कितना है 2 लाख का। और एल्बर्ट यहाँ पे कौन है, डेटर। डेटर ने 2 लाख रुपया भेजा है, बट डेटर ने इंटीमेट नहीं किया है। द बैंक एप्रोप्रिएटेड द होल। अगर डेटर इंटीमेट नहीं करता, इसका मतलब है सेक्शन 60 लग गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन 59 लागू नहीं हुआ। तो 60 कहता है कि क्रेडिटर खुद डिसाइड कर सकता है कि कौन से डेट में से वो उसको एडजस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे का पूरा 2 लाख 4 लाख में से माइनस कर दिया। कहते अच्छा, गारंटी दे रखी थी उसने इसकी। अब आप दिमाग लगाओ, जिस चीज की गारंटी है क्रेडिटर उसको क्यों एडजस्ट करेगा? वो कहेगा ये तो मेरा सिक्योर्ड है। क्रेडिटर तो उसी में से पैसे डिडक्ट करेगा ना जो उसका अनसिक्योर्ड है। तो 4 लाख उसका अनसिक्योर्ड था, उसने सियाना बन के उसमें से 2 लाख को एडजस्ट कर दिया। अब कहते जी एल्बर्ट आर्ग्यू कर रहा है कि पहली एडजस्टमेंट होनी चाहिए थी उस लोन में से। वो बोल रहे बताओ बैंक करेक्ट है कि नहीं है? आंसर इज बैंक करेक्ट है, क्योंकि 59 कहता है द पर्सन हु इज एप्रोप्रिएटेड हैज द राइट। और अगर उसने बोल दिया कैसे एप्रोप्रिएशन करनी, क्रेडिटर को माननी पड़ेगी। बट अगर वो चूक कर देता है तो सेक्शन 60 एप्लीकेबल होता है। देन बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर डिसाइड करता है कि उसने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। लेट्स सी उन्होंने कैसे आंसर दिया हुआ है। सी उनका आंसर देखते हैं, उनका आंसर देखते हैं। उन्होंने सीधा 60 लिखा हुआ है, उन्होंने सीधा 60 लिखा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ऊपर हेडिंग देंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट सेक्शन 59 से लेके 61 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फिर हम लिखते नॉर्मली, पहले नॉर्मल रूल लिखते। नॉर्मली अंडर सेक्शन 59 पहले तुम मेंशन करते, उसमें तुम ये बात बताते कि डेटर को बताना चाहिए था। फिर तुम बताते सिंस 59 फॉलो नहीं हुआ देयरफॉर अब सेक्शन 60 लगता है। और सेक्शन 60 कहता है कि अगर डेटर ने इंटीमेट नहीं किया और कोई सर्कमस्टांसेस भी नहीं है कि वो इंडिकेट करना चाहता था, तो क्रेडिटर में अप्लाई अपनी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग किसी भी लॉफुल डेट में से। फिर उन्होंने एज यूजुअल क्या दिया हुआ इन द इंस्टेंट केस, उन्होंने बताया उसने 2 लोन लिए थे, एक पे 2 लाख की गारंटी है और 4 लाख वाला अनसिक्योर्ड है। वो कहते हैं ऑन द बेसिस, जैसे मैं लिखवाती थी तुम्हें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस गिवन अबव। वो क्या बोलेंगे, कहते हैं क्योंकि एब्सेंस ऑफ क्लियर इंटीमेशन थी एप्रोप्रिएशन को लेके, इसीलिए क्रेडिटर ने, क्रेडिटर कौन था, बैंक, बैंक ने अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर 4 लाख वाले में से एप्रोप्रिएट कर लिया। बैंक का डिसीजन यहाँ पे करेक्ट है। एल्बर्ट यहाँ पे बैंक के प्रति ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन सेज CA Sarthak Jain decided to get interior work for his new office. For this purpose, he entered into a contract with Messrs. Sherry Fine Interiors. Okay. It was agreed, ये लोग काम कंप्लीट करेंगे 31 जनवरी 25 को। 31 जनवरी को ही सार्थक ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ 20 से 30% काम कंप्लीट किया हुआ है। मतलब promiser promised to complete by specified time। ठीक है, promiser promised to complete by specified time but did not do so। उसने बोला बट उसने ऐसा किया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने बोला था मैं 31 को 100% करूंगा, लेकिन 20-30% किया। ठीक है, ध्यान देते हैं, ये हमने लिख लिया। प्रॉमिसर प्रॉमिस टू कंप्लीट द स्पेसिफाइड टाइम बट डिड नॉट डू सो। ये इतना तो क्लियर है। अगर तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, तुम्हारा 2 का I इज इक्वल टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
याद करो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के 3 पॉइंट्स होते थे। एक, फ्री कंसेंट अगर वॉयलेट हो तो वॉइडेबल होता है। एक होता है पार्टी ने प्रिवेंट किया हो तो वॉइडेबल होता है। एक स्टिप्यूलेटेड टाइम के लेटर, स्टिप्यूलेटेड टाइम के लेटर मैंने शॉर्ट में लिखा है, स्टिप्यूलेटेड टाइम के बाद कोई डिलीवरी करे तो भी वॉइडेबल होता है। फिलहाल मैंने ये लिखा है, ठीक है। दूसरा तुम्हारे मन में आएगा, मैम सेक्शन 55 लगा देते हैं, टाइम एज एन एसेंस। मैंने दोनों वर्ड्स लिख दिए यहां पे, ठीक है। पढ़ते हैं आगे पूछा क्या है। He decided to cancel the contract। अब ध्यान दो, he decided, तो यहां पे याद करो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीव्ड पार्टी के पास क्या आती है, चॉइस। अगर वो चाहे तो उस चॉइस के बिना पे वो कैंसिल कर सकता है। आगे, शेरी ने केस फाइल कर दिया जी कि मेरे को कॉस्ट दो जो मैंने इंटीरियर पे करी है, क्योंकि 20-30% का काम तो मैंने कंप्लीट किया था। तो सीए सार्थक जैन आर्ग्यू कर रहा है कि तूने काम ही कंप्लीट नहीं किया, तो तूने तो कहा था तू 31 तक काम कंप्लीट करेगा, तो मैं तेरे को किस बात के लिए यूज करूं, 20-30% का काम मेरे किसी यूजेज का है नहीं। वो तुम्हें पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन करो वेदर सीए सार्थक जैन इज लाइबल टू पे द कॉस्ट ऑफ द वर्क डन बाय शेरी फाइन इंटीरियर्स अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब तुम्हारे मन में एक और पॉइंट आएगा, मैम वो अपने वर्क डन का पॉइंट मांग रहे हैं तो क्वांटम मेरिट क्यों नहीं लगाया। तुम्हारे मन में आएगा क्वांटम मेरिट क्यों नहीं लगाया। पहली बात, अगर पार्टी सेल्फ गिल्टी होती है तो वो क्वांटम मेरिट क्लेम ही नहीं कर सकती, उसने खुद ने 20% काम कंप्लीट किया था। यहाँ पे इस नॉर्मली अगर तुम देखते, अगर यहाँ पे लिखा होता 20% काम करने के बाद बंदे ने इंटीरियर वाले को मना कर दिया तो काम ना करी, तो फिर आपने उसको मना किया, तब क्वांटम मेरिट लग सकता था। यहाँ पे क्वांटम मेरिट लगने के चांसेस नहीं है, क्योंकि 20% काम कंप्लीट किया था। तो जो पार्टी क्लेमिंग क्वांटम मेरिट है वो तो सेल्फ गिल्टी है, और क्वांटम मेरिट के पॉइंट्स बोलते हैं जिसने क्वांटम मेरिट क्लेम करना होता है, अगर वो सेल्फ गिल्टी होता है तो क्वांटम मेरिट का लॉजिक अप्लाई नहीं होता। याद आया आपको। तो मैंने क्वांटम जो जो आपको लग सकता है मैं लिख रही हूं, फाइन। अब देखो हमने किस एंगल से सॉल्व करना है। अगर आप वॉइडेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करोगे, आपने वॉइडेबल की डेफिनेशन दे दी, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, वन और मोर पार्टीज, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वॉइडेबल, फिर 3 पॉइंट्स आप लिखोगे, when the consent is not free, when the party who has promised is prevented by another, third is when the person promised to perform within stipulated time but did not complete within stipulated time। ठीक है, तो फिर हम लिखते हैं taking into consideration the above mentioned third point, we consider that he promised to complete it on 31st but did not complete it, therefore जो भी पार्टी है he gets the choice to rescind the कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर उसने चॉइस किया कि वो रिसाइंड करेगा, देन इन दो सर्कमस्टांसेस वो उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं उन्होंने किससे आंसर किया। लेट्स सी, उन्होंने 2I किया हुआ है। देखो जो बोला था एनफोर्सिएबल ऑप्शन वही लिखा हुआ है सी, फिर उन्होंने बोला हुआ है वॉइडेबल है, देन उन्होंने बोला 20-30% कंप्लीट किया था, तो उसने डिसाइड किया, चॉइस है ना उसके पास, तो उसने डिसाइड किया वो क्या कर देगा, इसको कैंसल। ठीक है, आगे वो कहते हैं इन द गिवन प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है सीए सार्थक की ऑप्शन पे, सार्थक कॉस्ट पे करने के लिए लायबल नहीं है क्योंकि उसने यहां से कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं किया। अब अगर वो तुम्हें एक और क्वेश्चन डाल दे, व्हाट इफ सार्थक हैज क्लेम्ड द बेनिफिट ऑफ दैट 20%, आंसर इज अगर तूने बेनिफिट क्लेम किया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, तेरे को 64 के अंदर क्या करनी पड़ेगी, रेस्टिट्यूशन। समझ आया। आप यहां पे मेंशन करो जिनके पास कॉपीज हैं या जो बुक पेज फोन में ओपन करके बैठे हुए हैं वहां पे ये लाइन ऐड करो। अगर इफ क्वेश्चन सेज ही हैज रिसीव्ड बेनिफिट, देन आप रेस्टिट्यूशन का पॉइंट उठाते अंडर सेक्शन 64, फिर आप रेस्टिट्यूशन का पॉइंट उठाते
अंडर सेक्शन 64। Am I clear with this? अगर वहां पे बेनिफिट रिसीव्ड का पॉइंट उठाया होता, फिर आप क्वेश्चन उठाते अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन जी 17 साल के हैं, 25,000 का ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल लेके आ गए हैं। जब उन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस वर्ड यूज कर दिया तो पहले मुझे नॉर्मल रूल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल रूल है सेक्शन 11 के हिसाब से, माइनर, इनकम्पिटेंट, माइनर, इनकैपेसिटी, माइनर के साथ एग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर डालेंगे अंडर सेक्शन 68। हाउएवर, अगर माइनर को ऑनलाइन, जैसे ये क्या हो गई अब नेसेसरीज, अगर माइनर को नेसेसरीज सप्लाई की जाती हैं तो वो लायबल होता है, और प्रोवाइडेड वो नेसेसरीज होनी चाहिए, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसने बेनिफिट क्लेम किया होना चाहिए, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। उसकी क्या लायबल होगी? उसकी एस्टेट। तो यहाँ पे जी उसने 25,000 का मोबाइल लिया है और रोहन के पास कैश था 15,000 का। पापा के पास इनफ मनी है कि वो मोबाइल के पैसे पे कर सकते हैं। वो कहते हैं क्या माइनर के एक्ट के लिए गार्डियन लायबल होता है? आंसर इज नहीं। उसकी क्या लायबल होती है? एस्टेट। लेट्स सी उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। लेट्स सी उन्होंने क्या आंसर दिया हुआ है। ये देखो, पहले 11 के हिसाब से नॉर्मल रूल दिया है, माइनर के साथ वॉइड एब इनिशियो होता है, और उसके बाद 68 नहीं लिखा बट हमें पता है 68 के अंदर वाया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वाया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट माइनर लायबल होता है नेसेसरीज के लिए, लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होता। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स बोला है कि वो उससे सिर्फ 15,000 रुपया रिकवर कर पाएगा जितनी उसकी एसेट्स है। और यहाँ पे हम एक लाइन और डाल देंगे, फॉर एक्ट्स ऑफ माइनर गार्डियन इज नॉट लायबल। तो आंसर में हमें ये बात बोलनी पड़ेगी, इवन इफ हिज फादर हैज एसेट्स, yet he cannot be sued। हमें ये लाइन ऐड करनी पड़ेगी, चाहे उसके पापे के पास पैसे हैं, फादर के पास पैसे हैं, बट वो हम उसको स्यू नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माइनर के एक्ट के लिए नॉर्मली गार्डियन लायबल नहीं होता। तो तीन चीजें आनी थी, 11, 68 और इसेंशियल में से पॉइंट उठाना था, माइनर के एक्ट के लिए गार्डियन लायबल नहीं होता। चल दूं आगे। 5th क्वेश्चन पे आते हैं जी। 5th क्वेश्चन कह रहा है, अखिल ने ऑर्डर किया 100 kg ऑफ व्हीट टू मेसर्स साहिल किराना स्टोर, और उसने बोला था कि मैं आपको शाम तक कनक प्रोवाइड कर दूंगा। 100 kg का ऑर्डर हुआ है, लेकिन उसको मिस्टेकनली ही डिलीवर्ड इट एट द हाउस ऑफ नेबर। कौन प्राइस पे करेगा? ये आ गया डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। तो आप, अगर आपके पास कोई चीज गलत तरीके से आती है तो आपके ऊपर एक रूल है, आपको क्या करना है? मस्ट रिटर्न। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं था, तो ये क्या है? पॉसी कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन कौन सा लग गया? 72 की अगर मिस्टेकनली आपके पास कुछ आया है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है? रिटर्न। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखते हैं उन्होंने कैसे आंसर किया, फिर वहां पे रेक्टिफिकेशन करते हैं अगर हमारे को कुछ रिक्वायर्ड है तो। सबसे पहले मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी टॉपिक आ जाए आपने मेन हेडिंग लिख देना है। तो क्वेश्चन 5 में आप सबसे ऊपर हेडिंग लिख दोगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और फिर आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 72 द पर्सन टू whom anything has been paid or anything has been delivered by mistake under coercion, undue influence etc
दैट पार्टी मस्ट रीपे और रिटर्न इट। मैंने एक गलती करी है, मेरे मुंह से फ्लुएंसी में कोर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस निकल गया है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, कोर्जन। वो एक आदत पड़ी होती है ना फ्री कंसेंट की लाइन बोलने की, तो गलती से अनड्यू इन्फ्लुएंस निकला है, वो नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इंस्टेंट केस तो आपको पता ही है क्या लिखना है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। उसने मिस्टेकनली डिलीवर किया था, तो जो नेबर है उसके साथ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि तूने क्या करना है, उसको रिटर्न। अगर तू रिटर्न नहीं करता तो तू क्या हो जाएगा, लायबल टू पे वाया कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन कहता है जी, राहुल है कोई, राहुल ने हायर किया कार 15 दिन के लिए फ्रॉम खुशवाह ट्रेवल्स। आफ्टर 5 days खुशवाह ट्रेवल्स डिमांडेड बैक हिज कार। अच्छा जी, पहले तो हायर है, मतलब नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, ठीक है। आफ्टर 5 days, जबकि बेलमेंट कितनी देर की है, 15 दिन की, वो 5 दिन बाद प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। यहां से पता लगा प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर रहे हैं। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का सेक्शन कौन सा था, 159। 159 इज द सेक्शन ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। वो कहते हैं ठीक है, नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन कर दी है। ही वॉज ऑल्सो एग्रीड टू कंपनसेट फॉर लॉस, ठीक है। अगर उसने प्रीमेच्योर टर्मिनेशन करी है तो वो लॉस पे करने की बात भी कर रहा है, क्योंकि वो प्रीमेच्योर रिटर्न ऑफ गुड्स करेगा। लेकिन राहुल जिसने 15 दिन के लिए गाड़ी ली है, वो कहता है मैंने गाड़ी वापस नहीं करनी, क्योंकि मैंने 15 दिन का बोल के किया था, मुझे कंपनसेशन तुमसे नहीं चाहिए, मुझे 15 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। आगे, खुशवाह ट्रैवल ने राहुल को स्यू किया गाड़ी की रिकवरी के लिए। रेफरिंग टू द प्रोविजंस बताओ। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या खुशवाह ट्रैवल्स कार राहुल से टाइम से पहले रिकवर कर सकता है? नॉन ग्रेशियस बेलमेंट में प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अलाउड नहीं होती, अलाउड ही नहीं होती है, ठीक है। और अगर कहीं, वैसे कानून कहता है अलाउड नहीं होती, बट आप तो कर ही सकते हो, अगर अलाउ कर दी जाए तो आपको उस वजह से जो लॉस होता है वो क्या करना पड़ता है, कंपनसेट। देखो जरा, आओ 6th क्वेश्चन पे। देखो 159 लिखा होगा प्रीमेच्योर टर्मिनेशन का। ये देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेशियसली, तब तो आप डिमांड बैक कर सकते हो। ये ग्रेशियस के बात कर रहे हैं, तब आप डिमांड बैक कर सकते हो। हाउएवर, लेकिन अगर प्रीमेच्योर रिटर्न किया है और बेली को कोई लॉस हुआ है और वो लॉस बेनिफिट से ज्यादा है, तो फिर बेलर को कंपनसेट करना पड़ता है, किसको, बेली को। लेकिन इन द गिवन प्रॉब्लम उसने हायर करा हुआ है, तो यहाँ पे प्रीमेच्योर रिकवरी ऑफ गुड्स बेल्ड सिर्फ ग्रेशियस बेलमेंट के केस में अलाउड है, यहाँ पे फॉर हायर है, इसीलिए यहाँ पे प्रीमेच्योर टर्मिनेशन अलाउड नहीं है। इसीलिए खुशवाह ट्रैवल्स अपने गुड्स को वापस मांग नहीं सकता। बेलमेंट के चैप्टर में नॉन ग्रेशियस बेलमेंट और ग्रेशियस बेलमेंट का जिसको चार्ट आता है उसको पूरा चैप्टर आता है। सारा जो भी केस स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम आनी है वो उसी चार्ट में से आनी है, ठीक है। चल दें आगे। सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं जी। इट सेज अजय अपॉइंट्स विजय to sell his electronic goods lying in his godown. He also agrees to give 10% commission on the sale price to Vijay afterwards. ठीक है, 10% कमीशन दूंगा लेकिन बाद में। अच्छा, जो कमीशन है वो सेल प्राइस के ऊपर कनेक्टेड है। अजय ने बाद में इसकी अथॉरिटी को क्या कर दिया, रिवोक। आप अथॉरिटी को रिवोक कर सकते हो, बट एजेंट ने उससे पहले अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं किया होना चाहिए। उसने अथॉरिटी रिवोक करी, विजय को लेटर भेज के। लेटर उसने भेजी है 3 मार्च को और वो विजय को जाके मिली है 7 मार्च को, ठीक है जी।
विजय को कब मिली है? तो हमारे लिए तो कम्स टू नॉलेज, हमारे लिए कम्स टू नॉलेज कौन सी डेट है? 7th को। मतलब जो रिवोक हुई है वो कब हुई है? 7th को। आगे 5 मार्च को विजय ऑलरेडी बेच चुका था 1,20,000 के गुड्स, तो ही एक्सरसाइज्ड हिज अथॉरिटी बिफोर हिज रेवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये हुआ है बिफोर रेवोकेशन। आगे he claimed for commission from Ajay but Ajay refused as already revoked the agency referring to the provisions। बताओ जी पे करना है कि पे नहीं करना? तो सेक्शन कौन सा लग गया? एजेंट अपनी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग क्लेम कर सकता है और एजेंट को आपको पे करना पड़ेगा बिफोर हिज अथॉरिटी इज रिवोक्ड। सेक्शन लग जाएगा 208। लेट्स सी बुक क्या बोलती है। बुक कहती है जी एज पर सेक्शन ये लो 208, अगर आप टर्मिनेशन करते हो तो टर्मिनेशन तब तक नहीं होती जब तक आप उसको बता नहीं देते, उससे पहले टर्मिनेशन नहीं होती। और यहां पे उन्होंने बताया कि उसको 7th को पता लगा है और 5 को ऑलरेडी गुड्स बेचे हैं। तो विजय केम टू नो अबाउट रेवोकेशन ऑफ एजेंसी आफ्टर सेलिंग ऑफ गुड्स। तो आप इसको लिख सकते हो बिफोर हिज अथॉरिटी वाज रिवोक्ड। तो यहां पे उसके पास राइट टू क्लेम कंपनसेशन अवेलेबल है। इज दैट क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। आप जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप डिटेक्ट कर पाते हो क्या क्वेश्चन है? अगर अभी भी नहीं कर पा रहे तो पंगा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है जी क्वांटम मरीट बताओ। क्वांटम मरीट क्या होता है? पे एज मच एज इज अर्न्ड। और ये तब होता है जब एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया हो, प्रोवाइडेड जो पार्टी क्वांटम मरीट क्लेम कर रही है वो पार्टी टू डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए। तो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन क्लेम कंपनसेशन ऑन दिस डॉक्ट्रिन? कॉन्ट्रैक्ट लमसम का नहीं होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल होना चाहिए। अगर नॉन सेवरेबल है तो बैडली परफॉर्म्ड होना चाहिए। और पार्टी जो क्वांटम मरीट मांग रही है वो सेल्फ गिल्टी नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिट पार्टी ने उसकी ट्रांजेक्शन को वेव ऑफ कर दिया होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। चल दूं आगे। और क्वांटम मरीट का आपको पता है कोई सेक्शन नहीं है। आगे डिफाइन को श्योरिटीज। ओके जी। स्टेट द राइट्स अवेलेबल टू श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटीज। याद है राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। तो ये लास्ट वाला लग गया कौन सा? 143, 144 याद है? तो वो वाले सेक्शंस लग गए यहाँ पे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो दे विल डिवाइड इक्वली। इफ द रेशियो हैज बीन डिसाइडेड दे विल पे अकॉर्डिंग टू द रेशियो डिसाइडेड। तो वो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आई एम लीविंग इट। ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। को श्योरिटी के 2 ही पॉइंट्स हैं, इक्वली एंड इफ रेशियो इज नॉट गिवन। तो 2 ही सेक्शंस लगेंगे, 146 लगेगा, 147 लगेगा, और कोई सेक्शन नहीं लगना। को श्योरिटी को वैसे डिफाइन 2 लाइनों में बिगनिंग में करना होगा तो आप उसको 2 लाइनों में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे Mr. G sold some goods to Mr. H for a certain price by issue of an invoice, but payment in respect of the same was not received on that day. The goods were packed. अच्छा ध्यान देना है, गुड्स बिक चुके हैं, हमें इससे मतलब है। प्राइस आई है कि नहीं हमें इससे मतलब नहीं होता। गुड्स पैक्ड हैं, लाई कर रहे हैं उसके गोडाउन में जी के। द गुड्स वर, एच के एजेंट ने इंस्पेक्ट भी कर लिए हैं एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर। Later on dues of the goods were settled in cash, पेमेंट भी हो गई है। Just after receiving cash, G asked Mr. H that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him। कहता पेमेंट हो गई, बात खत्म हो गई, लेके जाओ अब अपने गुड्स, मुझे अपने गुड्स रखने हैं। वो लोग नहीं माने और उन्होंने एक दिन डाल दिया। After one day, since H did not take delivery of the goods, G kept the goods out of the godown in an open space। अरे भाई ए भाई जी, नो डाउट यू आर अ सेलर,
but you are seller after sale, seller after sale, still in possession of goods. तो अगर तेरे पास अभी भी पोजेशन है तो तू कौन है? तुझे बेली के तौर पे सामान की केयर टेकिंग करनी पड़ेगी। उन्हें चुक के सामान कहां पे रख दिया? गोडाउन में, ओपन स्पेस पे। तो यहां पे निग्लेक्ट ऑफ बेली आ गया। इसका मतलब है उसने यहां पे प्रॉपर केयर टेकिंग नहीं करी है। आगे, रेफरिंग टू द अबव प्रोविजंस आप एनालाइज करो। डिसाइड हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव डैमेज। विल योर आंसर बी डिफरेंट? अगर अभी तक ड्यूज सेटल्ड कैश में नहीं हुए होते और अगर स्टिल पेंडिंग होते, आंसर इज, अब क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। अगर मैं बेली के हिसाब से सारे क्वेश्चन को आंसर कर दूंगी, ये तो बेलमेंट का पार्ट लगेगा, तो मुझे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से हम क्या बोलेंगे? बताओ जी कौन, चलो देखते तुम्हारा दिमाग। सेक्शन 44 में ये क्लियरली बात बोली हुई है कि उसको डिलीवरी लेने के लिए बोला गया था और ऑपोजिट पार्टी डिलीवरी लेके जाने को रेडी नहीं था। तो इन दो सर्कमस्टांसेस वहां पे उन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। अगर उसने निग्लेक्ट किया होता तो वहां पे उसने निग्लेक्ट तो किया है, बट एट द सेम टाइम तुम बेली की ड्यूटी निभाते, तुमने रीजनेबल केयर करना चाहिए था। तो देयर इज इन दो सर्कमस्टांसेस तेरे ऊपर एलिगेशन आएगी कि नो डाउट उसने गलती की, बट तूने भी रीजनेबल केयर करके गलती करी, तो तेरे को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। समझ आया? तो यहां पे ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। एच ने डिलीवरी नहीं ली, एच ने गलती की है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आंसर है। मेरा क्वेश्चन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बेलमेंट का लॉजिक नहीं लगाना हमने। क्यों नहीं लगाना? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कहता है इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे ऊपर लगते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ये थोड़ी ना बोलता है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स भी तुम्हारे ऊपर लगते हैं, बेलमेंट इज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे सेल्स ऑफ गुड्स को मद्देनजर रखते हम क्या बोलेंगे कि 44 में निग्लेक्ट किसका है? बायर का। तो लॉस कौन बेयर करेगा? बायर। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एच जो कि बायर है हैज टू सफर लॉस। हाँ, उसके हिसाब से भी बोल सकते हो। 26 भी डाल दो, 26 भी डाल दो। रिस्क पासेस विद ओनरशिप, तो ओनर अब एच बन चुका है, ओनर एच बन चुका है, तो लॉस भी किसको बेयर करना पड़ेगा? एच को। दोनों लिख सकते हो। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या दिया उन्होंने। सी दे से 44 के हिसाब से रेडी एंड विलिंग है टू डिलीवर। रिक्वेस्ट किया बायर को, बायर रीजनेबल टाइम में नहीं लेने आया, तो ही इज लाइबल टू द सेलर फॉर द लॉस ओकेजन, उसके निग्लेक्ट की वजह से। साथ में आप डाल दोगे मोर ओवर अंडर सेक्शन 26 रिस्क पासिस विद ओनरशिप। रिस्क पासिस विद ओनरशिप, तो यहां पे दिया हुआ उन्होंने नीचे रिस्क पासिस अनलेस प्रॉपर्टी देयर हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो हम लिखेंगे गिवन केस में जी ने ऑलरेडी इंटीमेट किया था एच को और गुड्स ऑलरेडी सोल्ड थे, तो प्रॉपर्टी किसकी है? एच की। तो डैमेज कौन बेयर करेगा? एच। यही चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डाल दो तो कौन बेयर करता? जी, क्योंकि उसमें कहते हैं तेरे को बेली की तौर पे रीजनेबल केयर करनी पड़नी थी। तो डिपेंड करता है कि केस कौन से एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ा जा रहा है। समझ आया? आगे चलते हैं। अच्छा, इसी के सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला था व्हाट इफ अगर कैश नहीं पे हुई अभी तक, ऊपर दिया था ना कैश पे की है। इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा था व्हाट इफ अगर कैश अभी पे नहीं हुई है। ये देखो, तो उन्होंने 10 का सेकंड डाला, कहते
अगर अभी तक कैश नहीं पे हुई है तो जी अनपेड सेलर हो गया, दिमाग लगाओ, तो जी कौन हो गया, अनपेड सेलर, और गुड्स जी के पास ही पड़े हैं तो वो कौन से गुड्स लगाएगा, अगेंस्ट द गुड्स भी लगा सकता है, अगेंस्ट द बायर भी लगा सकता है। सिंस गुड्स उसके पास पड़े हुए हैं, जो रॉन्गफुल निग्लेक्ट उसने किया उसमें 55 के लिए, वो उसको प्राइस या डैमेजेस के लिए स्यू करेगा, और जो गुड्स उसके पास पड़े हैं, उन्होंने लिखा नहीं है, जो गुड्स उसके पास पड़े हैं उसके लिए क्या एक्सरसाइज करेगा, लियन। लियन, इज दैट क्लियर विद एवरीवन? चल दें आगे। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सीमा जी है, लोकल राइस लेने गई, उसने बोला चावल के दाने दिखाओ। ये सेम क्वेश्चन हमने कॉपी में किया है। उसके कुक ने बोला कौन से चावल उठा के ले आए हो, इसके फ्राइड राइस नहीं बनेंगे, याद करो हमने किया हुआ है। अब वो कहते हैं ध्यान देना है, उसने बासमती चावल मांगे, शॉपकीपर ने प्राइस कोट करी 125 रुपये पर केजी, वो मान गई, उसने इंसिस्ट किया मैं देखना चाहती हूं, शॉपकीपर ने दिखाया, सैंपल देख के ला रही है ना, तो implied condition as to sample not violated। देखा तो है तूने सैंपल, जो दिखाया था बोला था वही है। आगे, द बायर एग्जामिन, कैसे एग्जामिन किया है, कैजुअली, इसका मतलब है नॉट विजिलेंट। ओके, कुक ने मना कर दिया, अब वो केस फाइल करना चाहती है, क्या कर सकती है, आंसर इज नहीं। वाई, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन था, और अगर अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन था, और डिफेक्ट कौन सा है, जो देखने पे ही दिख जाए, पेटेंट, और पेटेंट डिफेक्ट जहां पे लग जाता है वहां पे लॉजिक किसका लग जाता है, कैविएट एम्प्टर का, और जहां पे कैविएट एम्प्टर का लॉजिक लग गया वहां पे कोई भी इंप्लाइड कंडीशन कभी भी वॉयलेट नहीं होती है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इन केस सीमा स्पेसिफाइड हर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट एज टू द लेंथ ऑफ द राइस। अगर उसने अपनी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताई होती तो ये क्या हो जाता है, डिस्क्रिप्शन, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। और अब अगर लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं है तो इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन को क्या हम मानते हैं, वॉयलेटेड। बट अगर उसने डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सैंपल दिखा दिया होता और उसको वो अप्रूव कर देती, देन ऑल्सो आंसर रिमेन्स द सेम। तो डिपेंड करता है आप कैसे लिख रहे हो, ठीक है। एक बार स्टिल आंसर रीड करते हैं 11th का। देखते हैं 11th का आंसर। 17 सैंपल, पहले उन्होंने नॉर्मल रूल लिखा, इंप्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल कहती है कि बल्क के साथ कॉरेस्पॉन्ड होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्टर होना चाहिए, और गुड्स में कोई भी लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि एपरेंट हो, देखने पे जो देखने पे ना दिखे। आगे, इन द इंस्टेंट केस सीमा ने कैजुअली एग्जामिन किया बिना नोटिस किए, तो यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कैविएट एम्प्टर अप्लाइज एंड इम्प्लाइड कंडीशन एज टू सैंपल नॉट वॉयलेटेड। दूसरे में उन्होंने पूछा था फिर अगर क्या होगा, कहते जी अगर तो डिस्क्रिप्शन का चार्ज डाल दिया तो फिर सेलर विल बी हेल्ड लायबल। बट अगर वो बोलते, उसने बोला था मुझे इतना लंबा चावल चाहिए और उसने सैंपल दिखाया था और चावल वही आए, तो फिर ना ही सैंपल वॉयलेट होता ना ही डिस्क्रिप्शन वॉयलेट होता। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। राघव जी हैं कोई, ऑक्शन कर रहे हैं वॉल क्लॉक की, दीपा बिडर है, हाईएस्ट बिड कर दी है उसने। इससे पहले वो हथौड़ा मारता, हथौड़ा जाके घड़ी पे बज गया। सिंपल ऑक्शन सेल में सेल कब होती है, था थर्ड बारी प्लस अनाउंसमेंट। यहाँ पे तो टेबल पे ठा मारने से पहले ही टूट गया। दिस मीन्स ऑफर ऑफ ऑक्शन सेल हैज नॉट येट बीन एक्सेप्टेड, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी क्रिएट
नहीं हुआ, तो ओनरशिप इज स्टिल विद द सेलर एंड रिस्क पासिस विद 26 के हिसाब से ओनरशिप। तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन लग जाएगा, 64 प्लस 26, तो रिस्क ओनर का है, ओनर विल बेयर द लॉस। ठीक है, येट मैं आपको आंसर खोल रही हूँ, एक बार आंसर 12th का रीड कर लो। आओ जी फटाफट से खुद रीड कर लो, रीड योरसेल्फ फटाफट से। पढ़ लिया, नेक्स्ट चलते हैं 12th के बी पार्ट पे। 12th का सेकंड क्वेश्चन कहते हैं जी, एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया गाड़ी लेने के लिए, इन्होंने प्राइस डिस्कस नहीं करी। अच्छा, अनसर्टन है अबाउट प्राइस। अगर इस क्वेश्चन को मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ले जाऊं तो मैं बोलूंगी प्राइस की अनसर्टनिटी, अनसर्टनिटी इन द मीनिंग एग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस इज इररेलेवेंट। अभी पे करो, बाद में पे करो, पे मत करो तो अनपेड सेलर को राइट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस अभी मिली नहीं मिली, पार्टली मिली, मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका कुछ लेना देना नहीं होता। वाई याद करो, क्योंकि सेक्शन 9 और 10 क्या बोलते हैं कि अगर कोई प्राइस नहीं डिसाइड हुई है, फिर भी अगर पार्टी को आपने कुछ डिलीवर कर दिया तो आप ऑपोजिट पार्टी से क्या क्लेम करते हो, रीजनेबल प्राइस। तो ये सेक्शन 9 और 10 की केस स्टडी है, समझ आया। निकालते हुए इसका आंसर, ये भी रीड करो 12th का सेकंड। ये लो 12th का सेकंड आंसर भी रीड करो, रीड रीड। जस्टिफाइड है, जो ऑनलाइन बैठे हैं उन्हें क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन नंबर। State the various essential elements involved in the sale of uncertain goods. It's a direct question. Uncertain goods, various elements involved. तो पहले तो 18 में क्या लिखोगे कि पहले आप गुड्स को आइडेंटिफाई करो कि असर्टन है, अनसर्टन है कि स्पेसिफिक है। जब पता लग गया तो 18 के बाद अनसर्टन के केस में किस में आओगे, 23 में। पहले गुड्स आर मेंट टू बी असर्टन, सबसे पहले गुड्स या तो अनसर्टन होने चाहिए या तो वो फ्यूचर गुड्स होने चाहिए, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में होने चाहिए। जब आप एप्रोप्रिएशन कर रहे हो, सेलर ने बायर की असेंट ली है या बायर ने सेलर की असेंट ली है, और गुड्स हैव बीन एप्रोप्रिएटेड एंड बायर हैज बीन इन्फॉर्म्ड द सेम। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएगी तो प्रॉपर्टी ऑफ अनसर्टन गुड्स गेट ट्रांसफर टू बायर। क्लियर है जी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी डायरेक्ट है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड गुड्स सिंस लिखा हुआ बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, मतलब सेक्शन 7 सेक्शन 8। तो मैंने आपको बताया था जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में उसी का सेक्शन 7 एंड 8 है। तो 7 में आप बता दो कि अगर बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, और एग्रीमेंट टू सेल है तो वहां पे अगर आपको पहले से पता था तो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए डिस्ट्रक्शन का मतलब है इवेपोरेट हो जाना, पैरिश कर जाना, चेंज हो जाना, कलर बदल जाना, टेक्सचर बदल जाना, शेप बदल जाना, स्मेल बदल जाना, हर चीज डिस्ट्रक्शन में कवर होती है। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है
नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब राइट ऑफ डिस्पोजल डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है सेक्शन 25 बताओ। राइट ऑफ डिस्पोजल याद करो, अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के नाम पे है तो हम बोलते हैं राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सेलर के नाम पे है तो राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड है। वो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व तब करके रखता है जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है और आपको डिफॉल्ट का डाउट होता है कि ऑपोजिट पार्टी आपको पे करेगी कि नहीं पे करेगी। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व है ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती है। उन्होंने बोला है अगर आपने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को गुड्स ट्रांसफर किए हैं तो जो पेपर है वो सेलर ने अपने नाम पे रखा। आपने शिप पे ट्रांसफर किए तो शिप का जो लोडिंग का पेपर था वो आपने अपने पास रखा। अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट भेजे, आपने साथ में क्या भेजा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके नाम पे राइट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर करें, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो राइट ऑफ डिस्पोजल ट्रांसफर ना करिए और डॉक्यूमेंट को क्या ले आइयो वापस। और जब तक राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व्ड है उसको हम बोलते हैं कंडीशनल एप्रोप्रिएशन, जबकि हमारे को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए क्या चाहिए होती है, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। तो अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन करने के लिए मुझे राइट ऑफ डिस्पोजल जो रिजर्व है उसको छोड़ना पड़ेगा, बट उसके लिए एक ही कंडीशन होगी कि बायर पहले मुझे क्या करे, पे करे, या वो मेरे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या कर ले, एक्सेप्ट। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या वो कोरिलेट कर पाते हैं जो हम बोल रहे हैं? आगे पार्टनरशिप एक्ट पे आते हैं जी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन मेसर्स EB एंड कंपनी। प्लास्टिक बॉटल्स का काम है। ए को ऑथराइज किया गया है कि तूने प्लास्टिक की बॉटल्स बेचनी है और उनमें डिसाइड हुआ है कि तूने मिनिमम प्राइस पे बेचनी है। ए ने बेच दिया है लेस देन द मिनिमम प्राइस। अरे भाई तुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, तुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। किसको? फर्म को। आगे ही शुड फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ बी। अगर तू उससे नीचे बेचेगा तो तुझे बी की परमिशन लेनी पड़ेगी। Due to sudden change in the government policy, the price of plastic bottles was continuously declining. To save the loss of firm, A sold the stock at the lower price. अच्छा, अब ये हो गया emergency। अब यहां पे देखी जाएगी intention to save from loss। उसने to save from loss उसने एक्सपेंसेस कर दिए आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है। ए ट्राइड टू कॉन्टैक्ट बी बट कुड नॉट सो एज बी वॉज ऑन अ फॉरेन ट्रिप। तो यही होता है इमरजेंसी में आप दूसरे को कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। आफ्टरवर्ड्स बी केम और उसने रिकवरी ऑफ द डिफरेंस प्राइस के लिए स्यू डाला। वो तुमसे पूछ रहे हैं कि अब बताओ क्या वो रिकवर कर सकता है कि वो प्राइस रिकवर नहीं कर सकता। आंसर इज अब वो लॉस बेयर नहीं करेगा बिकॉज नाउ द सिचुएशन हैज बीन चेंज। तो उसने जो एक्ट किए वो इमरजेंसी में किए। जब भी आपके पास राइट है कि आप क्लेम करोगे तो पार्टनर के राइट्स आ गए और पार्टनर के सारे राइट्स किसमें गिवन है, सेक्शन 13 में। अब आपको और डेप्थ में जाना है तो इंडेमनिटी का राइट 13 के ई में गिवन है। ठीक है, मैं इसका आंसर खोल रही हूं, एक बार रीड करो 15 का। एक बार आंसर रीड करो इसका प्लीज। लगा सकते हो। इंडेमनीफाई का 13 है, एक्ट ऑफ इमरजेंसी को 21 में डाल सकते हो। पढ़ लिया आंसर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। कैन अ पार्टनर, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन जी, मैंने आपको लिखवाया हुआ है, बड़ा हॉट क्वेश्चन है।
पार्टनर को निकाला जा सकता है। सेक्शन कौन सा लग गया? 33। क्या फैक्टर्स माइंड में रखने हैं? मेजॉरिटी पे निकाला हो, इंटरेस्ट पे निकाला हो, गुड फेथ पे निकाला हो। गुड फेथ का मतलब क्या है? पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड किया और उसको नोटिस दिया है। अगर आपने वैलिडली निकाला तो ठीक है, इनवैलिडली निकाला तो उसको रीइंस्टेट किया जाएगा और उसको वो सेम राइट्स मिलेंगे जो रिटायर्ड पार्टनर को मिलते हैं। अगर जितनी देर तुमने उसको फालतू में निकाल के रखा, या तो वो तुमसे क्लेम ऑफ प्रॉफिट्स मांगेगा या तो वो तुमसे अपने प्राइस के ऊपर 6% पर एनम का इंटरेस्ट मांगेगा, जो कि एक रिटायर्ड पार्टनर मांगता था। तो 33 इसका आंसर है। आगे चलते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था। 17 की बात करते हैं। ये राम रहीम टीचर्स हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल में, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। दोनों ने जॉइंटली एक फ्लैट परचेज किया, उन्होंने रेंट पे दे दिया, अभी तक ये को ओनर्स हैं। टू जॉन, इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट दैट द रेंट वुड बी 10,000 पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड बाय द लैंडलॉर्ड, मतलब दोनों एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं। ध्यान दो, ये अगर उनकी इनकम है तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये उनका क्या हो गया? एक्सपेंसेस। समझ आया? आगे, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिसिटी, अब उन्होंने बिल तो ले लिया बट पे नहीं किया, डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल। जॉन हैज टू पे द एक मिनट हाँ, एज ए रिजल्ट जॉन को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ा। जॉन कौन था? टेनेंट। काम किसका है? पार्टनर्स का। और पे कर कौन रहा है? लैंडलॉर्ड का काम था, पे टेनेंट कर रहा है। 2800 रुपए का और 200 पेनल्टी, मतलब 3000 रुपए की डीलिंग हुई है। जॉन अब वो 3000 रुपया राम से मांग रहा है और राम कह रहा है कि मैं लायबल हूं सिर्फ पे करने के लिए कितना? 1500। अब बताओ जी, बताओ जी। पहले तो सेक्शन 4 लगा के पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है? कि व्हेन 2 और मोर पर्सन्स जॉइन टुगेदर विद अ कॉमन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट्स, तो हम बोलते हैं कि वो आपस में क्या होते हैं? पार्टनर्स। फिर उनके 4 पॉइंट लिखोगे, 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, फिर ये आपस में प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, इनका एग्रीमेंट हुआ है और एक के एक्ट के लिए दूसरा लायबल होगा, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? म्यूचुअल एजेंसी की, ठीक है? और यहाँ पे वो बोल रहे हैं पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है? जॉइंट एज वेल एज सेवरल। तो यहाँ पे आउटसाइडर किसको लायबल करेगा? फर्म को। फर्म मीन्स बोथ। तो अगर वो कह रहा है कि मेरी लायबिलिटी 1500 रुपए की है तो बाकी की 1500 की लायबिलिटी किसने बेयर करनी है? रहीम ने। क्या वो गलत बोल रहा है? आंसर इज नहीं, वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है। आओ जी, इसका आंसर देखते हैं 17 के 1 का। इसको रीड करो एक बारी। रीड करो एक बारी। उन्होंने एक बात लिखी हुई है, रेंट दिया, एक्सपेंस बेयर किया, लेकिन येट ये लोग पार्टनर्स नहीं है। ये लोग कौन है? को ओनर्स। वाई कैसे पता लगा? बिकॉज दे वर नॉट डूइंग बिजनेस। तो ये कीवर्ड्स हैं जो वहां पे आने जरूरी हैं। रीड कर लो एक बार आंसर को। पढ़ लिया? सबको क्लियर है? चलें आगे। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन पे। जैसे पी क्यू आर, अच्छा नहीं एक और है, एक्सप्लेन इन डिटेल द सर्कमस्टांसेस विच लीड टू लाइबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ
पार्टनर्स। मिस एप्लीकेशन में 2 ही पॉइंट थे, यहाँ तो बार वाले ने डायरेक्टली पार्टनर को पैसे दिए और उसने मिस अप्लाई कर दिए, यहाँ दूसरा था बाहर वाले ने फर्म को पैसे दिए, उसने फर्म की कस्टडी से वो पैसा लिया और उसको मिस अप्लाई कर दिया। दोनों में ही सेक्शन 1 ही लगता था 27 मिस एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे कर तो फर्म का बंदा ही रहा है, यहाँ फर्म के पास आने के बाद हुआ है, तो दोनों ही केसेस में लायबल कौन होगा? फर्म। 18 का फर्स्ट पार्ट। PQR ने एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्मुलेट किया है 12 साल का, कोई गाड़ियां चलाएंगे कुछ रूट्स पे, आफ्टर ऑपरेटिंग 4 साल के बाद इनको लगा जी हमारे को लॉसेस हो रहे हैं, डिस्पाइट दिस P चाहता है हम बिजनेस को क्या रखें? कंटिन्यू फॉर द रिमेनिंग पीरियड। एग्जामिन द रेफरेंस टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या P इंसिस्ट कर सकता है टू कंटिन्यू द बिजनेस? क्या P इंसिस्ट कर सकता है टू कंटिन्यू द बिजनेस? या इफ सो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल टू Q and R हु आर नॉट वांटिंग टू कंटिन्यू द ऑपरेटिंग? कहाँ जाएंगे? झड़प हो गई, कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट। जब कोर्ट में चले गए तो डिसोल्यूशन कौन डिमांड करेगा? कोर्ट। या तो आपसी सहमति से कर लेते, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट कर लेते, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको यू हैव टू मूव टू द कोर्ट। जो कोर्ट डिस्क्रिशन देगा आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो 18 के 1 में आते हैं, डिसोल्यूशन पे चलते हैं। सी सेक्शन 40 पार्टनरशिप एक्ट का, इट सेज पार्टनर का राइट है कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट। ये नॉर्मल रूल है, इसीलिए मुझे पहले 40 लिखना पड़ा। लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गई तो ये एक्सेप्शनल रूल हो गया। इन केस ऑफ डिस्प्यूट तो ये एक्सेप्शनल रूल हो गया, 44 लग गया। अब तुम्हारे को डिसोल्यूशन किससे क्लेम करनी पड़ रही है? कोर्ट से। क्यों? क्योंकि वो खुद डिसोल्यूशन करने की सिचुएशन में नहीं है। ठीक है, कहते ये देखो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगी Q and R को। या तो वो म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे कि हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहते हैं, या तो वो डिसोल्यूशन कहां से क्लेम करेंगे? दोनों के पास सेम ऑप्शन है। या तो वो जो कंटिन्यू करना चाहता है वो उनको मना के कंटिन्यू करेगा, अगर वो नहीं मानते तो वो कंटिन्यू करने की अपील भी कोर्ट में डाल सकता है। दिमाग लगाओ ना, QR जहां पे डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप का केस लड़ रहे हैं, वहां पे P कंटिन्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप का केस लड़ रहा है। बच्चे क्लियर है? कुछ पूछना है? आगे नेक्स्ट पे चलते हैं, 18 के सेकंड क्वेश्चन पे। इट सेज AB ने टेक्सटाइल मर्केंट बिजनेस किया है, A फाइनेंसेस देखता है और A साथ में स्लीपिंग पार्टनर है। B ने कोई फैब्रिक एक्वायर किया जो C के पास था। B अवेयर है कि गुड्स क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी। इंटीमेशन टू वन मीन्स इंटीमेशन टू ऑल, नोटिस टू वन मीन्स नोटिस टू ऑल, एंड नोटिस जिसको दिया गया है वो पार्टी टू फ्रॉड नहीं होना चाहिए, पार्टी इन्वॉल्व इन फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए। जबकि उन्होंने स्लीपिंग पार्टनर किसको बोला हुआ है? A को, B स्लीपिंग पार्टनर नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दो, ये अवेयर है। आगे B प्रोसीड्स टू परचेज एंड सेल ऑफ सम दी स्टोलन गुड्स, वो मान गया, मतलब जानने के बावजूद भी क्या कर रहा है? गड़बड़। जानने के बावजूद भी क्या कर रहा है? गड़बड़। आगे मोर ओवर B रिकॉर्ड्स प्रोसीड फ्रॉम दी सेल्स इन द फर्म्स बुक। ओके, बाद में पता लगा B's कंडक्ट ऑन द ट्रांजेक्शन विद C, सो उसने इस अपनी लाइबिलिटी को स्लीपिंग पार्टनर ने अवॉइड करने की कोशिश करी टुवर्ड C। क्यों? और उसने लॉजिक डाला कि B ने क्या करा है? मिसकंडक्ट। अब वो तुमसे पूछ रहे हैं डिस्कस करो लाइबिलिटी की A की, B की टुवर्ड्स C। बताओ जी क्या होगा? पहले तो सेक्शन कौन सा डालोगे? 25। सेक्शन 25 क्या बोलता है? पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंट एंड सेवरल होती है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। ठीक है जी, आगे उसके बाद आप लिखोगे
notice to active partner is equal to notice to firm, provided जो एक्टिव पार्टनर है is not sleeping partner and is not party to fraud. बुक में जाके देखना जहां पे ये नोटिस का टॉपिक दिया है वहां पे पार्टी टू फ्रॉड के साथ और क्या दिया हुआ है, कौन से सेक्शन में दिया हुआ है ये सब। पार्टी टू फ्रॉड ही दिया हुआ है। यहां पे दो चीजें दी है, कमिटेड बाय और विद कंसेंट। यहां पे उन्होंने बोला है उसको पता था, फ्रॉड उसने नहीं किया है, चोरी के गुर्जर फ्रॉड उसने तो नहीं किया है, उसको पता था और उसकी कंसेंट से फ्रॉड हुआ भी नहीं है। तो यहाँ पे चाहे गुड्स चोरी के हैं बट उसने फ्रॉड तो कुछ भी नहीं किया। उसको इंटीमेशन का मतलब है, उसका मतलब है उसको पता था, तो स्लीपिंग पार्टनर को भी पता था। तो जहां पे बी लाइबल है वो ए चाहे स्लीपिंग पार्टनर है येट वो उसको वाया सेक्शन 25, क्योंकि लाइबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, वो लाइबल करवा सकता है। समझ आया? मैं आंसर निकाल रही हूं, उसको रीड करो एक बारी। ये रहा 18 का सेकंड, रीड करो इसको एक बारी। यहां पे इन्होंने नोटिस वाला पॉइंट नहीं उठाया, आप उठाओगे। हम नोटिस वाले पॉइंट से करें तो भी आंसर सेम आ रहा है। उसमें अगर हम करते तो 24 लग जाना था और 25 हमने लगा दिया था, जॉइंट एंड सेवरल है। उन्होंने 25, 26, 27 के हिसाब से किया, वो आपकी चॉइस, आप कौन सा पॉइंट उठाते हो। आंसर दोनों से जस्टिफाइड निकलेगा। चलें आगे, नेक्स्ट आते हैं जी। पार्टनरशिप के मेरे ख्याल खत्म है, अब आगे आ जाता है टुच्चा कार्यक्रम। एलएलपी का एक ही क्वेश्चन है और वो भी डायरेक्ट ही होगा। प्रोविजन बताओ जी, पार्टनर के रिलेटेड, एलएलपी के रिलेटेड। एलिजिबिलिटी, ये कल भी हमने सेम क्वेश्चन किया। एलिजिबिलिटी, पार्टनर्स कितने, 2 चाहिए होते हैं। एलएलपी एक के हिसाब से बनता है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, उसकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए एप्लीकेशन, याद है वो सब। अब जस्ट इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बोला था डेजिग्नेटेड पार्टनर में 2 चाहिए, एक रेजिडेंट होना चाहिए और दोनों इंडिविजुअल्स होने चाहिए, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स होने चाहिए। और अगर 6 महीने से ज़्यादा उन्होंने बिजनेस कैरी किया है तो जो रह गए, जिनको पता था कि ऐसा हो रहा है, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और वो सारे सर्कमस्टांसेस के लिए लाइबल कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपनीज एक्ट का, और हम देख रहे थे कंपनीज एक्ट में से भी बहुत पेपर आता है। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, ग्लासवेयर कल की है मेरे ख्याल से, पता नहीं, चलो दोबारा देख लेते हैं। ग्लासवेयर प्राइवेट लिमिटेड का टर्नओवर है 1.80 करोड़ विच इज लेस देन इक्वल टू 40 करोड़, और पेड अप शेयर कैपिटल है 80 लाख विच इज लेस देन इक्वल टू 4 करोड़। अब वो स्मॉल कंपनी का स्टेटस चाहते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कह रहा है ये नहीं हो सकती। अच्छा, ये देखो फर्स्ट लाइन, अगर तुम किसी की होल्डिंग हो या तुम किसी की सब्सिडरी हो तो तुम स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते।
तो पहले तुमने 2 क्लॉज 85 एक्सप्लेन किया, बाद में 3 एक्सेप्शंस क्लेम की होंगी, इंस्टेंट केस लिखा होगा, फिर तुम लिखोगे चाहे ऊपर लिखी लिमिट को हम जस्टिफाई करते हैं, लेकिन क्योंकि हम किसी की होल्डिंग है या हम किसी की सब्सिडरी है तो हम एक्सेप्शन में फॉल कर गए, इसीलिए हमारे ऊपर 285 नहीं लगता और ये हम इसको स्मॉल कंपनी बोल नहीं सकते। एक बार ये आंसर रीड कर लो 20 का। अब तक तो रट चुके होने चाहिए ये क्वेश्चंस, इतनी बारी कर चुके हैं हम, और जिसको नहीं रटे हैं उनके लिए झोल है। 285 तो हर किसी को आता होगा सेक्शन। कंपनी सेक्रेटरी ने बोला था इसको स्मॉल कंपनी का खिताब नहीं देना, तो हमने आंसर उसी तरीके से बोला है कि कंपनी सेक्रेटरी जो बोल रहा था वो क्या है, करेक्ट। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं क्या वो मेरे साथ क्वेश्चंस कर पा रहे हैं? ओके, मूविंग ऑन टू द 21st क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू 21st क्वेश्चन। फ्लावर फैंस प्राइवेट लिमिटेड, 5 मेंबर है। प्लेजर बैक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तुम्हारा। प्लेजर ट्रिप पे गए, सारे बोट में डूब गए, क्या लॉजिक लगेगा? क्या नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस? आंसर इज इनकरेक्ट, इट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। लॉजिक, लॉजिक परपीचुअल सक्सेशन को एक्सप्लेन करोगे? कंपनी मेंबर के आने जाने, एडमिट, रिटायर होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो दूसरा, फर्दर इज इट करेक्ट टू से दैट अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी? नहीं जी, इट इज इनकरेक्ट। वाई? कंपनी वंस रजिस्टर्ड it becomes the body corporate. Once a company becomes the body corporate and earns the tag of separate legal entity, it can own the property on its own name and can sue and be sued. ठीक है जी, आगे चलते हुए, आई होप इसको रीड करने की जरूरत नहीं है। 22 पे चलते हैं। एक एम्प्लॉई है करण, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एम्प्लॉयर के साथ दैट ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर्स। सेम केस स्टडी है, लीडिंग केस भी है इसका। मैं कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करूंगा, हॉर्न वाली केस स्टडी याद करो। आफ्टर लीविंग द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंपनी, बट करण जी ने छोड़ा, कहता मेरे को मना किया था, मैं कंपनी खोल लेता हूं। उसने कंपनी खोली PQR लिमिटेड और कस्टमर सॉलिसिट करने। पहले नॉर्मल रूल, कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील का सिनोनियम सेपरेट लीगल एंटिटी, और हमेशा इसके हिसाब से हमेशा लायबल कौन होता है? कंपनी। पहले आप नॉर्मल रूल लिखोगे, फिर आप लिखोगे बट ड्यू टू डिसऑनेस्टी ऑफ द मेंबर्स व्हेन द कंपनी हैज टू सफर देन इट इज ऑप्टेड टू, क्या लिखूं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है जी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को फिर एक्सप्लेन करोगे, सेटिंग असाइड द सेपरेट लीगल एंटिटी एंड लुकिंग बिहाइंड द एक्चुअल फेसेस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेगेटिव डन इन द कंपनी। तो उस सेंस में फिर आप एज पर केस लिखोगे कि उसने ये कंपनी इसलिए क्रिएट करी थी ताकि, तो हमें PQR लिमिटेड को नहीं देखना, हमने देखना है PQR लिमिटेड क्रिएट करी किसने थी, और वो क्रिएट किसने करी थी? करण ने। तो यहाँ पे बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील कौन लायबल होगा? आंसर इज करण लायबल होगा उन सबको जिनको करण की वजह से क्या हुआ? नुकसान। ठीक है जी, और लीडिंग केस स्टडी रेफर कर देंगे क्योंकि गिलफर्ड मोटर वर्सेस हॉर्न की केस स्टडी यहाँ पे लीडिंग केस के तौर पे रेफर की जाएगी। इज दैट क्लियर? आगे एक मिनट, 22, एक बार ये आंसर रीड करो 22 का। एक बार ये देखो, उन्होंने भी नॉर्मल रूल ही पहले दिया होगा, ये देखो, रीड इट।
डन है, पढ़ ली है। ऑनलाइन वंस, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन। पैसिफिक मोटर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, 2 क्लॉज 45। रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास 10 करोड़ का 10 शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर्स एट ₹100 ईच। ओके। पैसिफिक मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स। यहां पे क्या दिया हुआ है? मोर देन 1/2 चाहिए होते हैं, मोर देन 1/2 की 50% और अबव। आंसर इज 50% और अबव चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो 10 लाख शेयर में से 5,05,000 शेयर उनके पास है। ध्यान देना है, इसका मतलब ध्यान दो, ये तो गवर्नमेंट कंपनी थी, तो ये जो गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी बोली जाती है। तो चाहे इसका अपना नेचर प्राइवेट है, ये डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। ठीक है जी, आगे। नहीं, 1 मिनट। हाँ, रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड क्लेम द स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक बोल रहे हैं। एडवाइस लीगल एडवाइजर वेदर रामा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट। अब ध्यान दो, आपने गवर्नमेंट कंपनी का पहले तो आपने उसको उसकी सब्सिडरी बोला, इसका मतलब 2 क्लॉज 45 भी एक्सप्लेन करोगे, 2 क्लॉज 87 भी एक्सप्लेन करोगे। याद है? दोनों को एक्सप्लेन करके पहले आप बताओगे क्योंकि इसके पास 50% अबव ओन करती है, इसीलिए ये इसकी सब्सिडरी है। फिर 2 क्लॉज 45 की डेफिनेशन पूरी बताने के बाद बताओगे जो उसकी सब्सिडरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। इसीलिए ये कौन है? गवर्नमेंट कंपनी। इज दैट क्लियर? ये 23rd का आंसर रीड करो एक बारी, कैसे प्रेजेंट किया हुआ उन्होंने, जल्दी से। ये ठीक लिखा हुआ है, नॉट लेस देन 51%। 51.5 बनता है। कितना बनता है? 1 मिनट, लेट मी चेक। एग्जैक्ट कितना आ रहा है? शेयर्स फ्रैक्शंस में नहीं ना होते। अगर आपके पास पेपर में ऐसा आ जाए, आप उसको 50 के हिसाब से आंसर करोगे। अगर आपके पास 50.5 आ जाए, आप उसको 51 के हिसाब से आंसर करोगे। शेयर्स फ्रैक्शंस में नहीं लेंगे हम। समझ आया? उस सेंस में 51 लेके आंसर हुआ वो। समझ आया कुछ? डन है? चलें आगे। आप एक चीज देख रहे हो,
आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आनी चाहिए आरटीपी की। उन्होंने आपको बता दिया है जितने क्वेश्चंस हैं उतने क्वेश्चंस उस एक्ट में से पेपर में हैं। नेगो के कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं? 14 नंबर। रेगुलेटरी का कितना दिखा? 1, 6 नंबर। एलएलपी का कितना दिखा? 1, 6 नंबर। समझ आया? आपको उन्होंने एक एस्टिमेटेड फिगर दी हुई है कि एक एक्ट में से कितने क्वेश्चंस आने हैं। समझ आया? देखो, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल, बताओ जी। अमन ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बबन के ऊपर। हु एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन और ऑर्डर। मगन ने इंडोर्स कर दिया बिल गगन को, इंडोर्स्ड इट टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे, हाउएवर ऑन द डेथ ऑफ द गगन द सेम डे। अच्छा, अमन ने ड्रॉ किया बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन बबन, तो बबन के बाद आया अमन। हु एक्सेप्टेड इट पेबल टू मगन और ऑर्डर। अच्छा जी, यहाँ से मगन आ गया पेई, मगन ने आगे एंडोर्स कर दिया गगन को, गगन ने आगे एंडोर्स कर दिया आकाश को। हु एंडोर्स द बिल टू आकाश, एक मिनट, गगन ने एंडोर्स किया बिल टू आकाश टू बी डिलीवर्ड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डे। एंडोर्स कर दिया लेकिन फिलहाल डिलीवरी नहीं करी है। हाउएवर उससे पहले गगन जी परलोक से धार गए ऑन द सेम डे। उसके मतलब या इनके बीच में एंडोर्समेंट है, डिलीवरी नहीं है क्योंकि वो मर गया है। उसके बेटे ने एंडोर्स किया, बेटा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। आंसर इज एंडोर्समेंट और डिलीवरी सेम हाथों से होनी चाहिए। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी सेक्शन कौन सा लग गया? 46 कहता है अगर ऐसा हुआ है तो एंडोर्समेंट वैलिड नहीं है। ठीक है जी, जाइए इसका आंसर रीड कीजिए। क्या लगेगा? 57 साथ में डाल दो नेगोशिएशन के। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। कौन सा क्वेश्चन नंबर था बेटा? एक बार इसको रीड करो। ये लो, 46 भी दिया हुआ है, 57 भी दिया हुआ है। रीड 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 जल्दी। तुम्हारे को लॉ सारा आता है, तुम्हें पेपर से पहले सब कुछ आता है, बस वो 3 घंटे फ्री करके एंजाइटी में आके या स्ट्रेस में आके ख़राब मत करके आना। आता तुम्हें सारा, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने लगा। जो बातें हमने करी है उसी में से पेपर है। सारा कंटेंट है, तुम प्रेजेंट क्या करके आते हो, कैसा करके आते हो, कितना कंटेंट दे के आते हो और वो कितना प्रोफेशनली लिख के आते हो। सिर्फ पेपर करके आने से पास नहीं होते हैं लॉ में। पढ़ लिया? लास्ट क्वेश्चन में सीधा आंसर पे जा रही हूँ। प्रेजेंटमेंट का क्वेश्चन है, व्हेन नॉट नेसेसरी। अच्छा नहीं है, कोई और क्वेश्चन भी। लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। रिलायबल लिमिटेड है जी, इंडियन कंपनी है, ग्लोबल लीडर है पेट्रोकेमिकल्स के। उन्होंने पेमेंट करनी थी और उसके लिए उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर दिया मनीष पे, जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। अब इंडियन कंपनी है तो इंडिया में बिल ड्रॉ हुआ होगा, तो कौन सा बिल है? इनलैंड बिल। सेक्शन 11 लग गया। आएगा, सबको आता है। आगे प्रॉमिसरी नोट पेबल है आफ्टर साइट, प्रेजेंटमेंट का टॉपिक है। क्वेश्चन तुमसे उन्होंने ये पूछा हुआ है, व्हेन प्रेजेंटमेंट इज सेड टू बी नॉट नेसेसरी। कल की क्लास में भी किया था, कल के एमटीपी में भी सेम क्वेश्चन था। मैं आंसर ओपन कर रही हूँ, आप रीड कर सकते हो। एक बारी रीड कर लो आंसर को।
कब कब प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है। पहले ये वाला रीड करो जो इनलैंड बिल का क्वेश्चन था। सिर्फ इनलैंड बिल लिख के आने के नंबर नहीं मिलेंगे, पहले सेक्शन 11 की डेफिनेशन लिखनी है जिसमें कि ड्रॉन, मेड, पेबल तीनों लाइनें आनी है। फिर इंस्टेंट केस के हिसाब से बताना है ड्रॉ कहाँ हुआ था, पेबल किस पे है, एक्सेप्ट कहाँ हुआ। फिर आपने बताना है ऊपर लिखे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये कौन सा बिल है। सॉर्टेड सॉर्टेड। लास्ट आंसर एक बारी रीड कर लो। तो प्रेजेंटमेंट या तो डायरेक्ट आएगा या तो नॉट नेसेसरी, दो ही क्वेश्चंस बनते हैं। प्रेजेंटमेंट का ही टॉपिक है जो थोड़ा तंग करता है, उसको मैंने आपको समरी से पढ़ने के लिए बोला था। ड्रॉर ने प्रेजेंटमेंट प्रिवेंट करी, जिस प्लेस पे बोला था मैं गया वो आया नहीं, उसने कोई स्पेसिफाइड प्लेस बोली थी, ना वो खुद आया ना उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई और आया। इंस्ट्रूमेंट को किसी स्पेसिफिक प्लेस में बोला था, मैं वहां पहुंच गया, वो मुझे मिल नहीं रहा। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एज द पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयर विद, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि आप हमें फिर भी चाहे चार्ज कर लो, चाहे आपने हमें प्रेजेंटमेंट ना भी करी हो तो भी हम आपको पे करेंगे ही करेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि अगर आपको ड्रॉर को कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहाँ पे ड्रॉर प्रेजेंटमेंट का लॉजिक क्रिएट करके इंस्ट्रूमेंट के प्रति पेमेंट को डिनायल नहीं कर सकता। यही पढ़ा है, 4 बार ही पढ़ चुके हो ये, खत्म।